नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। चूंकि राजतिलक का कारवां हेलीकॉप्टर शॉट में आज राजस्थान के झीलों वाले शहर उदयपुर में है, तो यहीं से आप हल्ला बोल का स्पेशल एपिसोड देख रहे हैं। लेकिन सबकी नजर अब ये है कि कल है मतदान और आज हो रहा है ईवीएम पर घमासान। कांग्रेस पार्टी विपक्ष तमाम आरोप लगा रहा है। उसका कहना है अगर ईवीएम ठीक चला तो 150 से 180 पर बीजेपी सिमट जाएगी। बीजेपी कहती है कि जब अपने राज्यों में जीतते हो आप, जहां पर आपकी जीत होती है, तब यही ईवीएम आपको ठीक लगता है। तो सियासी घमासान छिड़ा हुआ 102 सीटों पर पहले दौर में मतदान कल होने वाला है और इस पर पूरे देश की नजर है। ऐसे में ईवीएम पर सवाल। ये सियासी लड़ाई तो चलती रही, लेकिन एक कानूनी लड़ाई भी साथ के साथ चल रही है और वो कानूनी लड़ाई आज सुप्रीम कोर्ट में 5 घंटे तक उस पर सुनवाई चली, जिसमें दरअसल मामला ये है कि कोर्ट में ये गुजारिश की गई है, जो अर्जी दाखिल की गई है उसमें यह कहा गया है कि जो ईवीएम पर वोटिंग होती है, वीवीपैट की जो रिसीट्स है उससे 100% उसकी मिलान की जाए। ऐसे में दलीलें दोनों तरफ से दी गई है। 5 घंटे तक ये दलीलें दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात कही कि हर चीज को संदेह की नजर से नहीं देखा जा सकता है। ऐसे में देखिए, पक्ष हर किसी का है, सब रख रहे हैं। चुनाव आयोग का भी इस पे कहना है कि अगर वीवीपैट की जो पर्चियां हैं वो दी जाएंगी तो बाहर में उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। दलीलें भी आपको अपनी इस रिपोर्ट में हम बताते हैं जो दोनों तरफ से दी जा रही है। और ये भी सवाल आज पूछेंगे हल्ला बोल में खास मेहमानों से। सभी पार्टियों के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिसमें प्रेम शुक्ला जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। क्या ईवीएम को स्केपगोट बनाया जा रहा है? क्या ईवीएम के बहाने अपने अपने तरीके से चुनावी परिणाम से बचने की आड़ ली जा रही है? क्योंकि राज्यों के चुनाव में यही नतीजे जब पक्ष में आए तब सबकी चुप्पी हो जाती है। आइए आपको अपनी रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करें। कभी ईवीएम का बहाना निकालेंगे, कभी मूलतः पराजय के लिए वो कुछ रीजनिंग अभी से सेट करने में लगे। चुनाव में किसकी होगी जीत और किसे मिलेगी मात? बीजेपी 400 पार वाले के टारगेट से सत्ता में वापसी करेगी या फिर विपक्षी गठबंधन सत्ता हासिल करने में कामयाब हो जाएगा? सियासी लड़ाई में ईवीएम पर भी जंग है। तो तेलंगाना में उनकी सरकार आई, वही ईवीएम से आई। पहले छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में आई, यही ईवीएम से आई। जब जीतते हैं तो ईवीएम अच्छा है, जब हारते हैं तो ईवीएम बुरा है। दरअसल विपक्ष लगातार ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। या तो इन्होंने कुछ गड़बड़ पहले से कर रखी है कि इनको मालूम है कि हमें 400 मिलने वाले हैं, है कि नहीं? नहीं तो इस तरह ज्योतिषी की तरह कैसे कह सकते हैं कि क्या मिल रहा है? हम इतना कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। श्री राहुल गांधी जी को ये पूछना चाहिए कि जब आपकी पार्टी कुछ ऐसे राज्यों में सफल रही, उस समय क्या कोई अलग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें थी? और ये ईवीएम्स की जो बात है, ये कई बार उठाई जा चुकी है और इलेक्शन कमीशन ने भी इसका मजाक उड़ाया है और बोला कि ये बिल्कुल बेबुनियाद है। उधर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के वोटों और वीवीपैट पर्चियों की 100% क्रॉस चेकिंग की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट के सामने एक रिपोर्ट पेश की। इसमें आरोप था कि केरल में मॉक पोलिंग के दौरान भाजपा को ज्यादा वोट जा रहे थे। इस पर कोर्ट ने चुनाव आयोग के वकील से पूछा कि ये कितना सही है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि ये खबरें झूठी, बेबुनियाद है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि क्या वोटिंग के बाद वोटर्स को वीवीपैट से नकली पर्ची नहीं दी जा सकती है। इस पर चुनाव आयोग ने कहा वोटर्स को वीवीपैट स्लिप देने में बहुत बड़ा रिस्क है, इससे वोट की गोपनीयता से समझौता होगा, बूथ के बाहर इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। दोनों ओर की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। ये जानना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस जीतती है इन्हीं ईवीएम मशीनों से, उस वक्त का प्रियंका गांधी सो रही होती है? हारने के बाद कैसे रोना है उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसकी योजना बता रहे हैं कि हारने के बाद हमने इस शब्द को लेकर रोना है। ईवीएम निकालने के लिए क्यों डर रहे नरेंद्र मोदी जी? उसको क्या लेना देना है, क्या रिश्ता है ईवीएम से? मोदी जी का छोटे भाई नहीं है ना ईवीएम?
छोड़ने के लिए क्यों तकलीफ है उनको? भारतीय जनता पार्टी क्यों डर रहे भाई पेपर बैलेट में चुनाव लड़ने के लिए? एक तरफ कांग्रेस ईवीएम पर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री पद पर राहुल गांधी की दावेदारी भी ठोक रही है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पदयात्रा की है, मणिपुर से लेकर मुंबई तक यात्रा की है। जब जब लोग दिक्कत में है, तकलीफ में है, उन लोगों को भरोसा देने के लिए जो मेहनत किया 20 साल से लोगों के बीच में लड़ाई कर रहा है। और कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर? इस देश का प्राइम मिनिस्टर होने वाले प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी। विपक्ष ईवीएम का मुद्दा हर चुनाव से पहले उठाता है, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता कि जहां जीत होती है वहां ईवीएम के नतीजे सही कैसे हो जाते हैं। आज तक ब्यूरो। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रेम शुक्ला जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र राजपूत जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। मलुक नागर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि अब सांसद बीएसपी नहीं है, अब महासचिव आरएलडी है, क्योंकि अब वो बीएसपी से चले गए हैं आरएलडी में। और मोहम्मद अमीन साहब पूर्व संयुक्त निदेशक चुनाव आयोग के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इससे पहले कि तमाम सियासी लोग इसमें बोले, मैं मोहम्मद अमीन साहब आपके पास आना चाहती हूं कि एक पूर्व संयुक्त निदेशक के तौर पर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को देखते हुए आपको क्या समझ में आता है? क्या ये मांग व्यावहारिक है कि 100% मिलान वोटिंग मशीन और वीवीपैट की पर्चियों का किया जाए? दूसरा, ईवीएम की गड़बड़ी के आरोप में अपने अनुभव से क्या आप गड़बड़ी और हाईजैकिंग की गुंजाइश देखते हैं? दो क्लियर प्रश्न है मेरे, दोनों का जवाब। पहले तो अंजना जी मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे इस मामले में डाला है। तो मैं आपको पूरी बात बताना चाहूंगा कि जो हमारी ईवीएम्स हैं वो ईवीएम को सुप्रीम कोर्ट ने भी वैधानिक बताया है और इनके जो अपोजिशन के जो ब्लेम थे उनको खारिज कर दिया है और ये कहा है कि हमारी जो ईवीएम मशीनें हैं इलेक्शन कमीशन की वो बिल्कुल फूल प्रूफ हैं और उसमें कोई गड़बड़ी नहीं की जा सकती। जहाँ तक सवाल है, आपको याद होगा पुराना किस्सा कि जब दिल्ली प्रदेश के चुनाव हुए थे उसके बाद किसी ने कहा था, मैं नाम नहीं लूंगा, चुनाव चल रहा है, किसी ने कहा था अपनी विधानसभा में जाके कि ये जो है हैक की जा सकती है। मैं आपके जो करोड़ों करोड़ दर्शक हैं उनको क्लियर करना चाहूंगा कि अमेरिका वगैरह में इसलिए बैन हुई है, वहां पर ये इंटरनेट से कनेक्टेड है, इंटरनेट से कनेक्टेड है। आपके जो दर्शक है उनको पता होना चाहिए ये ईवीएम मशीन इंटरनेट से कनेक्टेड है, इसलिए हाईजैक हो सकती थी, इसलिए उन्होंने बैन किया। हमारे देश में ये बैटरी ऑपरेटेड है, टोटली बैटरी ऑपरेटेड है और ये मशीन जो है जस्ट लाइक ए कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर जो लिखा जाएगा या डाला जाएगा वो उसी का रिजल्ट देगा। इसलिए ये कहना इन लोगों का बिल्कुल निराधार है और ईवीएम में कोई बेईमानी हो सकती है। मैंने भी इलेक्शन कराए हैं, मैंने भी काउंटिंग कराई है, कहीं भी इस तरह की बातें नहीं है। अगर इन लोगों अभी एक चीज और मैं बता दूं आपको, ये लोग कहते हैं कि बैलेट से कराना चाहिए, तो बैलेट और ईवीएम का फर्क बता देता हूँ। बैलेट में क्या करते थे ये लोग कि लास्ट में 1 घंटे आधे घंटे के अंदर अपने ठप्पे मारते थे और ठप्पे आधे घंटे के अंदर 1000 से 2000 वोट तक भर देते थे, जाली वोटिंग होती थी। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि सिस्टम टेक्निकल है। ये पहले तो हमारी कंट्रोल मशीन है, जब वो कंट्रोल देगी, मिल भी जाते हैं तो कंट्रोल अगर मशीन दबाई जाएगी तभी उसका वोटर खुलेगा ईवीएम का, और ईवीएम में जब पड़ेगा एक वोट उसके बाद लॉक हो जाती है। तो इस कारण से कम 17 सेकंड का गैप होता है। इसलिए ये लोग चाहते हैं कि बैलेट से चुनाव होना चाहिए, जो बिल्कुल निराधार है। अब सवाल इस बात का है कि जो आपने दूसरा क्वेश्चन कहा था कि मुझे दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज? दूसरा क्वेश्चन वही मैं कह रही थी कि जो ये विपक्ष का आरोप है कि हाईजैक कर ली जा रही हैं मशीन्स, क्या ये मुमकिन है? पहला 100% मिलान का था पर्चियों के साथ, और दूसरा था कि क्या पूरे सिस्टम को हाईजैक किया जा सकता है? मैं सिरे से नकारता हूं। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव कराता है, उसकी वैधानिकता आप देखिए। अभी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर बोल रहे थे, मैं क्लिपिंग देख रहा था, उनको शर्म आनी चाहिए इस बात को कहने के लिए कि ईवीएम गलत है। क्यों? अभी ताजा कुछ महीने पहले ही जीत के आए हुए सीएम अब वो इस तरह की बातें करते हैं, इसको बैलेट से चलाना चाहिए। क्या उनको एक्सपीरियंस नहीं है? इससे पहले ममता जी ने कई बार सवाल उठाए थे बंगाल के इलेक्शन में, लेकिन आपने देखा कि वो आज भी बैठी हैं। इससे पहले भी 10 सालों तक बैठी रही, जिसमें कि यही ईवीएम थी, यही हमारे चुनाव अधिकारी थे, यही लोग थे। हमारे लोग
निष्पक्ष चुनाव कराते हैं। इतना क्लियर चुनाव पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता, कितना सिस्टमेटिक है, इसकी दुनिया तारीफ करती है। इस तरह की बातें करना मैं समझता हूँ हारने की कगार पर जो होता है वो कहता है एम्पायर बेईमान है। हमेशा इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये बात की जाती है, लेकिन मैं इसको सिरे से नकारता हूँ और टेक्निकली बिल्कुल सही है हमारी ईवीएम मशीन। और वीवीपैट की जहां तक सवाल है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वीवीपैट के अंदर जो सेकंड्स के लिए 7 सेकंड्स के लिए वो देखते हैं किसने वोट डाला। यही लोग पहले कहा करते थे कि ईवीएम में जो मैंने वोट डाला हमें नहीं पता कि कहाँ गया है। तब ये सारी पार्टियों को बताया गया। रिजल्ट के बाद ये इलेक्शन कमीशन ने वीवीपैट मंगाई मशीन और पहले इन लोगों को दिखाया, डेमोन्स्ट्रेट किया कमीशन में, उसके बाद ये लागू की गई। उसके बाद इस तरह की बातें करते हैं। फिर बात आई कि हमने काउंटिंग की बात है। प्रॉब्लम क्या होती थी कि पहले बैलेट बक्से चले जाते थे इलेक्शन पिटीशन में, कोर्ट में सालों साल चलता था मुकदमा। उसके बाद हमारे यहाँ की मशीनें जाने लगी। हमारे बात तो खुशी होगी दुनिया में कि हम लोग जो है आसपास के देशों में ये वीवीपैट और ईवीएम हम सप्लाई भी करते हैं उनके चुनाव में, बहुत बड़ी बात है। तो उनको अगर सही नहीं हो तो वो लोग विदेशी कैसे लेंगे? ठीक है, सवाल इस बात का है। और जहां तक पर्चियों का सवाल है, अब मैं एक सेकंड राउंड लौटूंगी आपके पास, एक सेकंड राउंड लौटूंगी। जस्ट होल्ड योर थॉट्स। आप जो सोच रहे हैं उसको एक सेकंड अब थोड़ा सा विराम दीजिए। जो अन्य राजनीतिक मेहमान है उसके पास आपकी बात लेकर जाती हूँ, मैं लौटूंगी आपके पास। प्रेम शुक्ला जी, आज सत्ताधारी पार्टी नहीं, आज सुरेंद्र राजपूत जी के पास पहले जाती हूँ, क्योंकि सुरेंद्र राजपूत जी आपकी पार्टी मुखर होकर सबकी हमने बात सुना दी है, सब एक के बाद एक कह रहे हैं अगर ईवीएम ठीक रहा तो ये 150 180 पर रुक जाएंगे। अब ये फॉर्मर डायरेक्टर हैं, पूर्व निदेशक हैं इलेक्शन कमीशन के, वो सीधा कह रहे हैं कि अंपायर को दोष देना बंद कीजिए। अच्छा खेल नहीं खेल रहे हैं तो हार को ठीक से स्वीकार करना पड़ेगा। अगर अच्छा खेलेंगे, जीतेंगे तो अंपायर आपको गलत बात नहीं कहेगा। अब ऐसे में उनकी बात तो दो टूक स्पष्ट उन्होंने कह दी है। वो सीधा कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ईवीएम पर सवाल उठाना गलत है। ये पश्चिमी देशों की तरह जो इंटरकनेक्टेड यूएस में था वैसा नहीं है। बैटरी ऑपरेटेड सिंगल ईवीएम से जो किसी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, हाईजैक करना पॉसिबल ही नहीं है। उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाकर क्या आप लोग लोकतंत्र पर सबसे बड़ा कुठाराघात नहीं कर रहे हैं? सुरेंद्र जी। बहुत शुक्रिया अंजना। सबसे पहले मैं इनसे संयुक्त निदेशक जो अमीन साहब है, इनको ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस सिर्फ एक शेर में इनको कह देता हूं कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, ये अखबार तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। अमीन साहब, इससे ज्यादा के लायक आप नहीं हैं, क्योंकि जो भाषा आपने इस्तेमाल की वो अपने आप में क्षमा के योग्य नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। आप तो एक न्यूट्रल एम्पायर की तरीके से बात करिए, बीच में मत बोलिए। जस्ट शट योर माउथ, बीच में मत बोलिए प्लीज। डोंट वरी, आप मुझे इस तरह की ऐसे नहीं सुरेंद्र राजपूत, जस्ट प्लीज आप ऐसे मत बात। अंजना जी, अमीन साहब शो में ऐसी बदतमीजी, अमीन साहब रुक जाइए, मैं आपको फिर से मौका दूंगी बोलने का। एक साथ नहीं अमीन साहब, आप एक बार रुक जाएं, एक बार वो बात अपनी कह लें। और सुरेंद्र जी, ऐसी भाषा ना इस्तेमाल करें, शट योर माउथ, ये अच्छा नहीं लगता है। आप भी इतने रिस्पेक्टेबल स्पोक्स पर्सन है, प्लीज ऐसा अटैक मत कीजिए। उन्होंने अपनी बात कही है, ऐसा आप लोग क्यों हावी हो जाते हैं एक दूसरे पर? आप अपनी बात कहिए ना। नहीं, हम नहीं, आप अपना पक्ष रखिए, बीच में मत बोलिएगा अमीन साहब। प्रॉब्लम यहाँ, हाँ, अगर कोई बीच में नहीं बोलेगा तो हमने उनको जवाब दे दिया था 2 लाइनों में। 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1, पहली चीज तो हम बात करते हैं बैटरी ऑपरेटेड ईवीएम है। मैं बहुत टेक्निकल बात नहीं करना चाहता, हम लोग लेमैन हैं। बैटरी ऑपरेटेड ईवीएम्स हैं और कहीं हजारों ईवीएम्स में यह सूचना आती है कि 8-8 घंटे और 12-12 घंटे की ऑपरेशन के बाद ईवीएम 99% बैटरी बची हुई है। यह कहीं ना कहीं विश्वसनीयता पे प्रश्न खड़ा करती है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो पूर्व निदेशक साहब कह रहे हैं इस बात को, जो बात आज हम विपक्ष में रह करके कह रहे हैं, ये सारी बातें लाल कृष्ण आडवाणी ने और एक इनके जो एनालिस्ट हैं आज की डेट में राज्यसभा के मेंबर भी बने हुए हैं, हम कोई नई बात नहीं कह रहे हैं। 2009 से 2012 के बीच में लाल कृष्ण आडवाणी जी सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुब्रमण्यम स्वामी जी सुप्रीम कोर्ट गए थे और इनके एक राज्यसभा के मेंबर ने इस ईवीएम के खिलाफ किताब लिखी थी। तो आज की डेट में जो भाषा का इस्तेमाल ये हमारे लिए कर रहे हैं, क्या उसी भाषा का इस्तेमाल इनकी हिम्मत, हैसियत और हौसला है कि भाजपा के लिए भी करें? दूसरी बात। तीसरी बात, लोकतंत्र लोकलाज से चलता है और विश्वसनीयता से चलता है। अगर एक बड़े हिस्से को देश में ईवीएम पर अविश्वास है
एक बड़े हिस्से को अगर अविश्वास है, तो ये या तो चुनाव आयोग की और सरकार की जिम्मेवारी की 100% विश्वास उस पर दिलाए, और नहीं तो उस सिस्टम को चेंज करने की बात करे। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं ये सिस्टम भी रखिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। 100% वीवीपैट की पर्चियां आप मिलान कर दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप 100% वीवीपैट की पर्चियां मिलान करते, पहले आप 2% कर रहे थे, अब आप कहते हैं हम 5% कर देंगे, क्या मतलब है? हम तो कहते हैं कि आप ईवीएम रखिए और 100% वीवीपैट की पर्चियां आप मैच कर लीजिए, कौन सी दिक्कत है? अगर कहीं कोई दिक्कत आती है आपस में, तो जो पर्चियों की मिलान है वो ओके मानी जाए। इस बात को हम कहां से हम देशद्रोही हो जा रहे हैं और कहां से हम अपनी हार का बहाना खोज रहे हैं। रही बात जीत की और हार की, तो एक चीज जान लीजिए, ये जनता है। आप अगर ये मशीन को जंप भी कराते हैं, 5 बार मशीन, केरल में आज अखबार मनोरमा रिपोर्ट कर रहा है कि 5 बार बटन दबा रहे हैं और 7 वोट जो है कमल के फूल पर पड़ रहे हैं। अगर ये जब कमियां हैं, ये कमियां जब सामने आती हैं, तो इस कमियों को सही करने की जगह अगर इलेक्शन कमीशन के अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के भोंपू बन जाएंगे, तो निश्चित तौर पर सवाल उठेंगे। और इस तरीके के सवाल जब हम उठाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी बोले, प्रेम शुक्ला जी बोले, कोई बात नहीं, ये हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट है। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन का कोई अधिकारी एजेंट प्रोवोकेटियर की तरीके से बात करेगा, तो निश्चित तौर पर उसको जवाब करारा मिलेगा। ठीक है, आप इस पर जवाब दे सकते हैं मोहम्मद अमीन साहब। वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ एक अगर न्यूट्रल अंपायर है तो उसको नहीं बोलना चाहिए, ये वो कह रहे हैं। आप छोटा सा जवाब दे दीजिए, क्योंकि आप पर पर्सनली उन्होंने कहा है, फिर मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगी। इनको ये पता होना चाहिए, जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस वक्त ये ईवीएम लागू की गई है। याद होगा आपको, अगर समय और दिन याद हो तो आपको पता होगा, उस वक्त अपोजिशन में बीजेपी थी, उसने पॉइंट उठाया, क्यों नहीं बंद कर दिया था आपने? उस टाइम बंद कर सकते थे, आप सरकार में थे, क्यों चलने दिया आपने ईवीएम को? आपको जानकारी नहीं है अमीन साहब, भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट में गई थी। जरा आंख कान खोल करके पढ़ करके आया कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में बात मत जो आप बीजेपी पे उठा रहे हैं, मैं किसी का एजेंट नहीं हूँ। ठीक है। अब राजपूत जी, अब जब वो बोल रहे हैं तो आप बीच में ना बोले, 100% चुप हो गए। अब उनकी बारी है, उनको जवाब देने दीजिए। उनको नहीं, एक सेकंड। आप एक आदमी को ऐसे बुलडोज करेंगे, आप उन पर पर्सनल एक्यूजेशन लगाएंगे, उनको अपना पक्ष रखने दीजिए। पार्टियों पर जो आपने कहा है वही मैं उनसे पूछ रही हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट एक न्यूट्रल अंपायर को नहीं बोलना चाहिए। अब जवाब दीजिए इसका अमीन साहब। अंजना जी, यही वजह है, यही कारण है इन लोगों का, जो मिसबिहेव करते हैं अधिकारियों से या किसी से, उसका नतीजा इनके सामने है। जनता का इन्होंने कुछ ख्याल ही रखा, कुछ काम नहीं किया, आज इनको वोट नहीं मिल रहा है, पीछे परेशान है। तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, परेशान है, हो सकता है परेशानी हो, असले से काम नहीं चलेगा। 4 जून को पता चलेगा कि क्या निकला है ईवीएम से, कितने वोट मिले। थैंक यू फॉर आपका मुझे इज्जत देने के लिए, थैंक यू वेरी मच सुरेंद्र राजपूत जी। और देखिए, जस्टिस खन्ना ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि 7 दिन पहले, 7 days बिफोर इलेक्शन, इन द प्रेजेंस ऑफ कैंडिडेट्स, उन्होंने कहा कि 7 दिन पहले चुनाव के आप कैंडिडेट्स के सामने में आप फीड कर रहे हैं इमेजेस इन फ्लैश मेमोरी ऑफ वीवीपैट। एक बार अपलोड हो जाता है, इट कांट बी चेंज्ड, क्योंकि ये किसी लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्टेड नहीं है, ये वहां पर कहा गया है। इस पर मैं रिएक्शन आपका लूंगी। अनुराग भदौरिया जी, आपके पास आऊंगी, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, अब देखिए, विपक्ष का ये कहना है कि ठीक है, आप ईवीएम सिस्टम भी चलाइए, 100% पर्चियों का मिलान हो। क्या इस तरफ सरकार की तरफ से कदम नहीं बढ़ाया जा सकता है? क्योंकि आप इसको, चुनाव आयोग अपना पक्ष रख रहा है, लेकिन कई बार नेताओं के बोलने से कई लोगों के मन में ये सवाल आने लगा है कि क्या वाकई ईवीएम में कुछ फर्जीवाड़ा हो रहा है, क्या ईवीएम वाकई फिक्स किया जा रहा है। कि तमाम लोगों के मन में शक नहीं होना चाहिए ना ऐसा, क्योंकि इसी से तो तय होता है कि सरकार किसकी बनेगी। शुक्ला जी, देखिए अंजना जी, तो जब बार श्रीमान राजपूत जी और कांग्रेस के प्रवक्ता आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी और जीवी नरसिंह राव का जिक्र करते हैं 2009 के उनकी पुस्तक का, और इतने निष्पक्ष लोग हैं, न्याय संगत इन्होंने हमेशा निर्णय लिए हैं, ऐसा इनका दावा है, तो इन्होंने तत्काल ईवीएम को बंद कर देना चाहिए। तो 2009 में तब क्यों नहीं बंद किया? प्रश्न ये है। प्रश्न ये भी है कि जब आपको निर्वाचन आयोग ने बाकायदा हैकिंग करने के लिए चुनौती देकर निमंत्रित किया था, तो हैक करने क्यों नहीं गए? प्रश्न ये भी पैदा होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला है और सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश कह रहे हैं
कि आपने जब बैलेट पेपर से चुनाव कराते थे तो आप किस स्तर की गड़बड़ियां होती थी हमारे सामने, हमारे स्मरण में है। तो इस पर जो है तो इनको शर्मसार हो जाना चाहिए कि इन्होंने बैलेट पेपर में बहुत गड़बड़ियां की। मेरी टिप्पणी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की टिप्पणी नहीं है, आदरणीय मोहम्मद अमीन जी की भी टिप्पणी नहीं है, जिनके बारे में लगातार अपशब्दों को जो है उन पर अपशब्दों की बौछार की गई कांग्रेस के प्रवक्ता द्वारा। यह सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश का है और मुझे विश्वास है कि अगर ये टेलीविजन पर ना होते और उनको जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अधिकार ना होता तो कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने अब तक जो है सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश के भी कपड़े फाड़ दिए होते, शाब्दिक तौर पर तो निश्चित तौर पर। तो ये बारंबार जो कोई इस पर चर्चा करे, जब आप एक प्रक्रिया में है, निर्वाचन आयोग से आपने कहा, निर्वाचन आयोग ने आपकी चुनौती स्वीकार की, आप सुप्रीम कोर्ट गए हैं, निर्वाचन आयोग, दोनों निर्वाचन आयोग का पक्ष सुना जा रहा है, पिटिशनर का पक्ष सुना जा रहा है, सरकार का पक्ष सुना जा रहा है। अब आपको अगर किसी प्रकार की आशंका का समाधान है तो सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास करना चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास कीजिए कि वीवीपैट से कराने पर ही अगर समग्र पारदर्शिता मिलान को लेकर होगा और यह संभव होगा तो निश्चित तौर पर उस तरह का निर्णय आएगा। आप इतना तो विश्वास कीजिए ना। आपको निर्वाचन आयोग पर विश्वास नहीं, आपको सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं, आपको निर्वाचन की समग्र प्रक्रिया पर विश्वास नहीं, तो साहब 1952 से, और स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू के सेक्रेटरी ने, उनके निजी सचिव ने लिखा, टंडन जी ने, कि जब 1952 के चुनाव हुए, रामपुर से श्रीमान मौलाना आजाद चुनाव लड़ रहे थे, वो चुनाव हार गए थे और टेलीफोन करके चुनाव परिणाम बदलवाया गया। ये मेरा आरोप नहीं है, मैं तो उसमें जन्मा भी नहीं था, इस घटना के 17 वर्ष बाद मेरा जन्म हुआ है। लेकिन टंडन जी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के सचिव रहे, वो इस तरह के आरोप लगाते हैं। मुझे याद है 1989 का चुनाव तो मेरे सामने की बात है। 1989 के चुनाव में हर जो है पेटी में 1 रुपए की नोट जिसका नंबर लिखा गया था, ये संजय सिंह ने रखवाया था कि अमेठी में जो है आप जो है डब्बे बदल लेते हैं। ये मेरा आरोप नहीं है। और हेमवती नंदन बहुगुणा के बारे में कांग्रेस के चंद्रभानु गुप्ता ने कहा था, जो मुख्यमंत्री थे, कि अगर जो है बैलेट से चुनाव हो तो कैसे जो है आप बक्से बदल लेते हैं। इसमें हेमवती नंदन बहुगुणा जी जो कांग्रेस के तब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनकी विशेषज्ञता थी। ये मेरा आरोप नहीं है, ये तत्कालीन चंद्रभानु गुप्त ने, जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे और हेमवती नंदन बहुगुणा के कांग्रेस में ही प्रतिद्वंदी थे। तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्रियों पर, पूर्व मुख्यमंत्री पर इस तरह के आरोप लगाते थे। तो इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता ना कि कांग्रेस के कार्यकाल में निर्वाचन, और आप जानती हैं कि निर्वाचन आयुक्त किस तरह से स्वयं जो है निर्वाचन आयुक्त जो राजीव गांधी जी के जमाने में हुआ करते थे, सेक्रेटरी होम, और राजीव गांधी की सुरक्षा के लिए दौड़ भी लगा देते थे। कालांतर में वो निर्वाचन आयुक्त थे और बाद में वो कालांतर में जो है वो कैंडिडेट कांग्रेस के हुए। एक निर्वाचन आयुक्त को तो कालांतर में मंत्री भी बनाया कांग्रेस ने। तो आप उनकी निष्पक्षता को कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने उन पर किसी प्रकार का आरोप लगाया हो, नहीं लगाया। हमने उनके कार्यकाल को स्वीकारा। ठीक है, वो रिटायर्ड हुए और कालांतर में जो है वो उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता स्वीकार की। अनुराग जी मैं आपके पास आऊंगी इसके फौरन बाद। ठीक है प्रेम शुक्ला, हर व्यक्ति को जो है वो शंका की निगाह से देखती है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं एक बार, चूंकि अब सुरेंद्र राजपूत जी बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, वो 10 सेकंड का एक रिबटल चाहते हैं। उसके बाद भदौरिया जी मैं आपके पास आऊंगी, छोटा सा बोलिएगा। देखिए सुरेंद्र जी, देखिए एक पैटर्न दिख रहा है। आप भी कह रहे हैं कि बीजेपी जब सत्ता में नहीं थी तो उनके एक सांसद थे, जीवीएल साहब ने किताब भी लिखी थी, लेकिन एक नेता का, 2 नेताओं का, कुछ नेताओं का बोलना और पूरे चुनाव को इस शक की निगाह में हर एजेंसी को, हर देश की स्वायत्त एजेंसी पर उंगली उठा देना, ऐसा लगता है जैसे हार का एक बहाना भी पहले से ढूंढा जा रहा है। क्योंकि राज्यों के, ये तो कोई नहीं नकार सकता ना कि जब राज्यों के चुनावी नतीजे आते हैं जिसमें आपकी जीत होती है राजपूत जी, उसके बाद से तो आप लोग एकदम चुप हो जाते हैं। उस समय ईवीएम हाई नहीं होता है। छोटा सा जवाब सर। अंजना जी, हाँ बहुत छोटा सा अंजना जी जवाब दे रहा हूं, चूंकि विषयांतर हो रहा है। होता क्या है कि हम बात कर रहे हैं ईवीएम की विश्वसनीयता की, हम कोई ईवीएम के विरोध की बात नहीं कर रहे हैं। आपने जब हम सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया था तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कांग्रेस पार्टी ने 10,000 करोड़ रुपए का फंड दिया और कहा कि साहब इस पे वीवीपैट इसमें आनी चाहिए। तो उसके बाद ईवीएम पर वीवीपैट मशीनें लगी और वीवीपैट मशीनें जब लगी हैं तो मात्र 2% से 5% की पर्चियों का मिलान क्यों? 100% पर्चियों का मिलान हो जाए, ये वंस फॉर ऑल मैटर सेटल हो जाए। एक बात बहुत साफ सी बात है, मैं आपको बताऊं, इस ईवीएम की विश्वसनीयता की बात कोर्ट को फैसला देना है। अगर हम कोर्ट में यही याचिका है जिस पर बात हो रही है। ठीक है, मैं लौट रही हूँ, मैं लौट रही हूँ। आप सेकंड राउंड में बोलिएगा प्लीज सुरेंद्र जी।
सेकंड राउंड में बोलेगा, अनुराग भदौरिया जी को बोलने दीजिए। नहीं, आप इस पर भी तो जवाब दीजिए कि चुनाव आयुक्तों को आप लोग दूसरे पद पर देते थे, उनको भी फायदा पहुंचाया जाता था। ऐसे में देखा जाए तब तो कई सवाल इस पर भी खड़े किए जा सकते हैं। अनंत है ना ये बहस। तो एक बार अनुराग जी बोलने में सेकंड राउंड में आपसे जवाब लूंगी इस पर। अनुराग जी देखिए, अंपायर पर उंगली उठा देना आसान बहुत है और होता भी है मैच में, लेकिन फिर स्पोर्ट्स में बताया जाता है कि देखिए एक विनर होता है, एक लूजर होता है। बीच में अंपायर की एक पोजीशनिंग होती है, वो अपना काम करता है। जब कोर्ट भी ये स्वीकार रहा है, पूरा सिस्टम जो आप लोग भी जानते हैं किस तरह से होता है, और इसी ईवीएम के बाद समाजवादी पार्टी की भी सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में। अब सवाल ये है कि किसी लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्टेड नहीं है। ये सिर्फ एक टेक्निकल बात नहीं है, ये बहुत क्रूशियल बात है, क्योंकि आपकी समझदारी भी आपको ये बताएगी कि एक साथ फिर मशीन्स को हैक करना पॉसिबल नहीं है। अगर कनेक्टेड हो तो सारे को हैक किया जा सकता है। ऐसे में क्या इस तरह से उस पर सवाल खड़े करना चुनाव के ऐन पहले सही है? अनुराग जी देखिए, एक शब्द यहाँ पे आया अंपायर का। आप भी अच्छी तरह जानते हैं, पहले मैचेस होते थे, अंपायर बेईमानी भी करते थे और भयंकर बेईमानियां होती थी। अगर आप पहले का मैच देख लीजिए कि बेईमानी अंपायर करवाता था और एक टीम जीतती भी थी, खासकर रन आउट में और पीछे जो बॉल लग के बैट में जाती थी, कैच आउट में आसानी से वो अपना खेल कर लेते थे। तभी बाद में फिर अंपायर चेंज हुए। एक जगह आपने देखा होगा, और एलबीडब्ल्यू में खासकर कि एलबीडब्ल्यू आउट दे देते, तभी फिर आप देखो जब मैचेस होते हैं तो अंपायर बदल दिए जाते हैं, दूसरी जगह के होते हैं। एक बात। दूसरी बात, मुझे जब पूरे देश की जनता ये कह रही है, उसको शंका हो रही है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है ईवीएम में, शंका हो रही है, तो सरकार की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी एक पार्टी है, समाजवादी भी पार्टी है, कांग्रेस भी पार्टी है। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि भारतीय जनता पार्टी उछल के इलेक्शन कमीशन के गोद में क्यों बैठने लग जाती है, उनकी बैटिंग क्यों करने लग जाती है। भाई उसको तो हमारे साथ आके खड़ा होना चाहिए, जनता की आवाज के साथ आवाज मिलानी चाहिए कि नहीं वीवीपैट लगाने चाहिए, वीवीपैट की काउंटिंग होनी चाहिए। फिर उनके मन में कहीं चोर है क्या, उनके मन में कहीं डर है क्या? भाई उनको तो मेरे स्वर में स्वर, हमारे स्वर में स्वर मिलाना चाहिए ना। अगर सभी पार्टियां कह रही हैं, कहीं शंका हो रही है, तो उनको मेरे साथ आके खड़ा होना चाहिए। तो वो उधर इलेक्शन कमीशन के साथ क्यों खड़े हो जाते जाके? तो ये शंका पैदा करेगी नहीं पैदा करेगी, आप बता दीजिए। जहां तक मैं आपको फिर बता रहा हूं, बैलेट पेपर की जब बात आ रही थी कि बैलेट पेपर पहले लूट लिए जाते थे, डकैती हो जाती थी, अरे अब तो भैया भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके मतलब आपको सरकार पे शंका है कि सरकार इसके मतलब लूट मात मचा सकती है? भाई आप तो आपकी सरकार है चारों तरफ, केंद्र में भी आपकी सरकार है, तो आप तो अपना फोर्स इतना लगा देंगे कि लूटपाट ना हो पाए। आज भी लूटपाट की बात करेंगे आप, तो इसके मतलब आपके मन में कहीं ना कहीं शंका तो कोई आती ही है। दूसरी बात, 2009 में ईवीएम आया था, तब तो भारतीय जनता पार्टी भी हल्ला मचाती थी इसके खिलाफ कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। आज जब हम कह रहे हैं तो बीजेपी को मेरे साथ आके खड़ा होना चाहिए। हाँ, एक बात सही कह रहे हैं कि बैटरी ऑपरेटेड है, ठीक है, बैटरी ऑपरेटेड है, तो क्या बैटरी ऑपरेटेड जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, क्या उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं हो सकती? ऐसा किसने कह दिया कि बैटरी ऑपरेटेड है तो कुछ गड़बड़ी नहीं हो सकती? फीड तो उसमें होता ही है, डाटा तो फीड होता ही है ना। तो डाटा तो वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कभी भी खराब भी हो सकती है, वो अपने किसी उल्टी दिशा में भी चल सकती है। कई बार हमने देखा, आप मोबाइल पे कुछ नंबर डायल करो, नंबर दूसरा डायल होता है, फिर हम लोग जाते कि नहीं जाते कि भाई हम 9 दबा रहे हैं, इसमें 8 आ रहा है बार बार, तो हम इसको रिपेयर के लिए देते हैं कि नहीं देते हैं? अगर मान लो अगर ईवीएम मशीन में आप कुछ दबा रहे हो, आप कुछ और रहा है, तो ये शंका है, और जब ये शंका है तो गंभीर शंका है, और इसकी जिम्मेदारी सरकार की, इलेक्शन कमीशन की होती है सुधारना, और बजाय इसको सफाई देना। आप तो ऐसे सफाई देने लग जाते हैं, खासकर हमारे साथी अमीन साहब भी ऐसी सफाई दे रहे जैसे लगता है अमीन साहब पे एकदम हमने हमला कर दिया हो। अरे अमीन साहब को भी जनता की आवाज सुननी चाहिए, जनता के हिसाब से बात करनी चाहिए। वो तो ऐसे बैटिंग करने लगे भारतीय जनता पार्टी का, जैसे लगता है कि वो बैट बॉल यहाँ बांध के आए हैं और दे दे छक्के 9 बॉल पे ही मारे जा रहे हैं। अनुराग भाई कुछ हमारी तरफ से भी बोल लीजिए। अनुराग जी देखिए नहीं अनुराग जी एक सेकंड अनुराग जी सुनिए, बात को समझिए। देखिए वो इलेक्शन कमीशन में काम कर चुके हैं, जो अपने संगठन के लिए काम करता है वो अपने संगठन, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ही बात करेगा। इसमें आप लोगों को इतना सेंसिटिव होने की जरूरत नहीं है। विपक्षी पार्टियां क्योंकि चुनाव आयोग पर इल्जाम लगा रही हैं, इसलिए वो चुनावी पार्टियों पर कमेंट कर रहे हैं। अमीन साहब से मैं जवाब ले लूंगी आपकी बात का। वो कह रहे हैं, अमीन साहब रुकिए ना, अमीन साहब वो कह रहे हैं कि मोबाइल में भी नंबर कुछ डायल करते हैं, नंबर कुछ और डायल हो जाता है। क्या गड़बड़ियों का, रुकिए सुनेगा,
अंजना जी 10 सेकेंड। बोलिए अंजना जी भदौरिया, बोलिएगा। उन्होंने एक बात बोली, हाँ जी। उन्होंने एक बात बोली, इसलिए आप लोगों का ये हाल है। आप लोगों का हाल मतलब क्या होता है? किसकी तरफ से बोल रहे थे इसीलिए आप लोगों का ये हाल है, आप लोग नहीं जीत पा रहे हैं, यही था उनका कहने का मतलब। आप लोगों का ये हाल है, क्यों ऐसी बातें करते हैं? उनको तो शोभा नहीं देता ना। ठीक है कि आप लोगों का ये हाल है, मतलब मलुक नागर साहब, देखिए उनका जो आरोप है विपक्ष का, उनका सिर्फ ये कहना है कि वीवीपैट की पर्चियों से मिलान हो। इसमें अब हालांकि कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है तमाम बातें सुनने के बाद, लेकिन आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि ईवीएम पर से हर शक दूर होना लोकतंत्र के लिए सबसे अच्छा है? अंजना जी, एक तो ये कि 4 जून तक मैं सांसद हूं और आरएलडी और एसपी और बीएसपी से मैं जीता था, तो मैं आरएलडी का ही सांसद हूं 4 जून तक, राष्ट्रीय महासचिव अलग हूं। देखिए मुझे इस पर टाइम देना, क्योंकि जो लोग बोल रहे हैं, बिल्कुल, मैं डीओपीटी एंड लॉ जस्टिस स्टैंडिंग कमेटी में हूं और जितने भी चुनाव से संबंधित अधिकारी या देश की जितनी भी एजेंसीज हैं, उनको 1947 से लेके आज तक उनका मंत्रालय जो है वो प्रधानमंत्री के मंत्रालय में रहता है, या प्रधानमंत्री मंत्री होते हैं माननीय प्रधानमंत्री उस मंत्रालय के, और उसकी स्टैंडिंग कमेटी जो है, जो डीओपीटी एंड लॉ जस्टिस, उसमें आते हैं। और उसमें जब बजट को ये लेकर के आते हैं हमें इतना खर्चा चाहिए, इतना करना है, तो उसका ऑडिट वो स्टैंडिंग कमेटी में है और उसमें मैं बहुत काम करता हूं। और जो चुनाव आयोग से संबंधित अधिकारी जितने भी आते हैं, हमने वहां पे जो अमीन साहब की अभी बात कर रहे थे, जिसको हमारे कांग्रेस के साथी हमारे राजपूत जी बीजेपी के भांपू कह रहे थे, इस तरह की भाषा का तो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, पर इंक्वायरी काफी करनी चाहिए, पूछनी चाहिए, और वो हम स्टैंडिंग कमेटी डीओपीटी में बहुत करते हैं। और जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, जो जुडिशियरी से रिलेटेड, वो लेजिस्लेचर से रिलेटेड हमने बहुत काम करा है स्टैंडिंग कमेटी डीओपीटी एंड लॉ जस्टिस में। और मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि पूरी करने के बाद चांसेस बिल्कुल नहीं है कि उसको कहीं भी कोई छेड़छाड़ करी जा सकती है। जहां तक बात अंजना जी ये है कि जितने भी लोग कांग्रेस के बैठे हैं, हमारे साथी राजपूत जी, जब इनकी कहीं भी सरकार बनती है तो क्या आज तक इन्होंने कहा कि मशीनें खराब थी इसलिए हम चुनाव जीत गए हैं? दूसरी बात एक और भी है, आज पूरे देश में चुनाव चल रहा है और पूरा प्रचार कर रहे हैं सब पूरे तरीके से, पूरे जोश पे आकर के, तो क्या ये अगर चुनाव भी कर रहे हैं, दूसरे मुद्दे भी उठा रहे हैं, साथ में चुनाव भी लड़ रहे हैं, ईवीएम से चुनाव भी जीत रहे हैं, इनके चीफ मिनिस्टर भी बन रहे हैं, जहां जीत जाते हैं वो कहते नहीं है कि ईवीएम मशीन खराब है, तो पूरे देश में आंदोलन करें या पूरे देश में मुद्दे उठाने के बजाय एक ही मुद्दा उठाएं कि ईवीएम गलत है और हम चुनाव का बाइकआउट करते हैं और हम चुनाव में वोटिंग नहीं करना चाहते, न करना चाहते, क्योंकि देश में ऐसी स्थिति नहीं है। ये सारे काम भी कर रहे हैं, ये चुनाव जीत भी रहे हैं, इनके एमपी भी जीत रहे हैं, एमएलए भी जीत रहे हैं, इनकी सरकारें भी बन रही हैं और चीफ मिनिस्टर भी बनते हैं, खुशहाली भी करते हैं, लड्डू भी बांटते हैं, ढोल भी बजते हैं, और फिर आकर के यहाँ पर भी बात कह रहे हैं कि ये तो ऐसे है। लड्डू खिलाएंगे सांसद जी, आपको लड्डू खिलाएंगे। क्या कह रहे हैं भदौरिया साहब? 4 जून को नहीं, 4 जून को लड्डू खिलाएंगे, जीतेंगे, इंडिया गठबंधन जीतेगा, लड्डू आपको मिलेगा, आपको लड्डू खाने की खिलाने जाएंगे भदौरिया साहब। आप भदौरिया साहब खिलाने की बात करें, एक लाइन बोलने देना प्लीज। लेकिन मैं एक बहुत गंभीर सवाल पर इसको ले जाती हूँ। देखिए हल्की फुल्की बातचीत अपनी जगह पर है। हाँ बोलिए जी, मैं ये कह रहा हूं कि भदौरिया साहब जो बात कर रहे हैं लड्डू खिलाने की, ये बात तो सही हो सकती है, इनके साथ मिलकर मैं जीत करके आया हूं, आरएलडी, एसपी और मैं बीएसपी से सांसद बना था। लेकिन कांग्रेस जो जिसके साथ ये चिपके हुए हैं, वहां दिल्ली में आप पार्टी ये साथ लड़ रही है, पंजाब में आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। अरे भाई संभाल लो, जो सो कॉल्ड ये इंडिया गठबंधन बना था उसको एक करके बढ़िया तरीके से लड़ते और उस समय सही तालमेल हो जाती तो कुछ संभावना ही हो सकती है। और जितना ज्यादा शोर मच रहा है ईवीएम, इसका मतलब है पहले ही डिक्लेयर कर रहे हो कि कहीं भी दूर दूर तक भी लेना देना नहीं है, चुनाव पहले ही हार। ठीक है, रुक जाइए, एक साथ बोलेगा तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। हो गया मलुक साहब, आपने 10 सेकंड मांगा था, 10 सेकंड मांगा था। अब जयंत चौधरी के बारे में तो सब कह रहे हैं कि उन्होंने ऐन वक्त पर पलटी मार दी, इंडिया गठबंधन छोड़कर इधर आ गए। अखिलेश जी से भी बात कर रहे थे,
हालांकि वो कहते हैं कि पलटी नहीं मारी है, मैंने पटकनी मार दी है। अब देखते हैं रिजल्ट में क्या होता है। 2 सीटें आपको बिजनौर बागपत मिली है, लेकिन मैं बहुत गंभीर इशू, कोर इशू की तरफ इस डिबेट को ले जा रही हूँ। देखिए मोहम्मद अमीन साहब, सर्वोच्च अदालत, सुप्रीम कोर्ट और इस देश की अदालतें, वो भी, और जो जजेस हैं वो भी अब विपक्ष के आरोपों से नहीं बचे हैं। सीधे सीधे विपक्ष के आरोप होते हैं कि वो सरकार के इशारों पर फैसले सुना रहे हैं। बहुत मतलब एक ऐसी स्थिति आ गई, एजेंसियां सभी, जिसमें चुनाव आयोग, सीधा आरोप इस पर लग रहा है। और आपको शुरू में ही सुरेंद्र जी ने जो कहा, लेकिन किसी भी पॉइंट पर एक स्वायत्त एजेंसी के लिए ये बहुत जरूरी और क्रूशियल है कि वो अपने काम को करता रहे और अपनी बात को आगे ले जाए, अपने तरीके से ले जाए। आपके लिए ये न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना क्या बहुत चैलेंजिंग हो जाता है? क्योंकि किसी भी पॉइंट पर चुनाव आयोग वर्सेस ऑपोजिशन ये नहीं बनना चाहिए, वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा। चुनाव आयोग वर्सेस विपक्ष नहीं होना चाहिए, चाहे जितनी भी गालियां आए, जितने पर्सनल एक्यूजेशंस आए, जो कि हर एजेंसी पर अब विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। ये न्यूट्रलिटी को बनाकर रखना इन चैलेंजिंग, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कितना बड़ा चैलेंज है आने वाले वक्त में? अंजना जी, आपने देखा है कि चाहे जितने हमारे ऊपर आरोप लगाए जाएं, कमीशन के ऊपर लगाए जाएं, कर्मचारियों के ऊपर, सुरक्षा कर्मियों के ऊपर, सभी के ऊपर, लेकिन हमेशा चुनाव आयोग इत्मीनान से, जिम्मेदारी के साथ अपना चुनाव कराता है और उनके नतीजे आते हैं, उस तरह से उनकी सरकारें बनती हैं। अभी एक हमारे भदौरिया साहब का क्वेश्चन था कि कभी कभी बटन दबाते हैं तो किसी एक पार्टी का सिंबल बार बार आ जाता है, और सही भी बात है, भदौरिया जी की बात से मैं एग्री करता हूँ। ये मशीन है, ह्यूमन एरर हो जाता है। लेकिन एक चीज ये बता दूं, इसके लिए क्रेडिट क्या है? सभी आप पॉलिटिकल लोग हैं, हर पार्टी के इसमें, और उन्होंने इलेक्शन लड़ाया है या उन्होंने देखा है मशीन को। मेरा ये कहना है कि जब सुबह होती है, जब चुनाव का पोलिंग ऑफिसर बैठता है, उस वक्त जो उसके पास मशीनें होती हैं और आपके जो एजेंट हैं हर पार्टी के, वहां पे मौजूद रहते हैं, दिखा दिया जाता है। उसके बाद एक चीज कहलाती है, शायद आप समझ सकते हैं, आप लोग टेक्निकल है, रेंडमाइजेशन, यानी रखी होती मशीनें, उसमें आपके एजेंट्स को कहा जाता है कोई उठा लाइए। जब वो उठा के लाते हैं, उसमें कहिए चेक करिए। अगर बाई द वे एक खराब होती है या 2 खराब होती है किसी वजह से, और बाकी ठीक है, तो क्या होता है कि हमारा सेक्टर मजिस्ट्रेट वहां राउंड लगा रहा होता है, 4-5 पोलिंग बूथ के ऊपर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट होता है, उसके पास मशीनें होती हैं रेडी, मशीनें रेडी होती हैं और वो ला के दी जाती है। इन मशीनों को ठीक करने का समय नहीं होता। खराब है तो जी सर, क्या गारंटी है कि बाकी भी ठीक होंगी जब 2 खराब है तो? नहीं, वो आपके एजेंट चल रहा होता है, सब जल्दी में होते हैं, वोटर भी जल्दी में होता है, वो धूप में खड़ा होता है, वो भी चाहता है जल्दी से वोट डालें, आप भी जल्दी में होते हैं, तो फिर क्या गारंटी है कि वो मशीनें तो सब ठीक होंगी? कांग्रेस भी है, आप है और समाजवादी है, सबके एजेंट वहां पर मौजूद होते हैं पोलिंग स्टेशन पे, उनके सामने हर कार्रवाई होती है। ऐसा कहना उचित नहीं है, और उसके पूरे अरेंजमेंट होते हैं, और आप लोग जब चाहें पोलिंग अफसर को ध्यान रखते हैं। और आजकल हमारे यहाँ वीडियो कवरेज भी होती है। अगर नागालैंड में चुनाव हो रहा है तो यहाँ से सेंट्रल मॉनिटरिंग होती है। लेकिन अच्छी बात आपने माना कि मशीनें खराब होती हैं। नहीं, मशीनें खराब हो सकती हैं, आपको बधाई कि आपने बदलने का प्रोविजन है कि मशीनें खराब होती हैं, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र बदला जाता है। सच तो बोला भदौरिया जी, उनको इमीडिएटली बदला जाता है। अरे सर, हम भी चुनाव लड़ते हैं, उसमें मशीन अगर खराब हो जाती है तो उसको फिर फौरन बदल दिया जाता है। सुरेंद्र राजपूत जी, ये याद रखिएगा कि आप लोग तो दम भर रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड हो गया, भदौरिया जी हो गया, प्लीज सर। सुरेंद्र जी, आप लोग ये दम भर रहे हैं कि इस बार 150 सीटों पर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी सिमट जाएगी, आपकी सरकार बन रही है, तो अच्छा है, फिर आप लोग जब आएंगे तो उसको बदल दीजिएगा। और अगर आप आएंगे, आप कह रहे हैं कि ईवीएम खराब है, तो फिर वो उसकी पॉसिबिलिटी कैसे दिख रही? मतलब बहुत सारे विरोधाभास दिखाई देते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि इंतजार करना जरूरी है? एक तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला वीवीपैट की पर्चियों के मिलान के मुद्दे पर आ ही जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर जो भी फैसला होता है, क्या उसको आप लोग स्वीकारेंगे? छोटा छोटा जवाब।
मैं बहुत छोटी छोटी सी बात कह रहा हूं। पहली चीज तो सुप्रीम कोर्ट का फैसले को हम पूरे सम्मान के साथ स्वीकारेंगे, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईवीएम पर वीवीपैट मशीनें लगनी चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन यह कहता है कि नहीं साहब, वीवीपैट के हम सिर्फ 2% की पर्चियां जांचेंगे या 5% की जांचेंगे। हमारा कहना है कि आप 100% की जांच लीजिए, एक साथ टंटा खत्म हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, आज की डेट में इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत के मैं 2 उदाहरण देता हूं आपको। पहला उदाहरण देता हूं चंडीगढ़ के चुनाव का। चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में बैलेट से पेप चुनाव हुआ था और वहां पे एक मसीह नाम का अधिकारी था जिसने बिना शर्त सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी। 25% वोटों की बेईमानी की थी उसने। 36 में से 8 वोट उस आदमी ने बेईमानी के किए थे। यह पोजीशन है आज की डेट में इन लोगों की मिली भगत की। और तीसरी बात, राजीव कुमार को 24 घंटे के अंदर इलेक्शन कमिश्नर बना दिया था और उसकी सुप्रीम कोर्ट में जब फाइनल हियरिंग चल रही थी तो उस आदमी ने इस्तीफा दे दिया। और प्रेम शुक्ला जी ने जो कहा कि हमने मंत्री बनाया, हमने उनको अलग अलग जगहों, तो प्रेम शुक्ला जी 2 साल का कूलिंग पीरियड रखा था। प्रेम शुक्ला जी, इन दोनों बातों का जल्दी से जवाब दे दीजिए। ठीक है सुरेंद्र जी, टाइम की कमी है। प्रेम शुक्ला जी, 2 साल का। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी। उस नवीन चावला को सारे एनडीए के विरोध के बाद भी आपने निर्वाचन आयुक्त बनाया था, ये सबके सामने है। तो आप जो बातें कर, आप 1952 से लेकर अब तक जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो सरकारी तय करती थी। ये तो भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय मोदी जी की निष्पक्षता है जो निर्वाचन आयोग की नियुक्ति में विपक्ष के नेता को भी निमंत्रित कर रहे हैं और विपक्ष का नेता आने के लिए तैयार नहीं है। ये आपका संकट है। तो सारे संस्थानों पर श्रीमान जवाहरलाल नेहरू तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी अपनी मर्जी से नियुक्त करने का प्रावधान लाए थे। इंदिरा गांधी। चलिए इसी के साथ अंत करना पड़ेगा। आप चारों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, पांचों का। कुल मिलाकर अब कल 102 सीटों पर वोटिंग होनी है और उससे पहले एक दिन आप देख रहे ईवीएम पर लगभग 5 घंटे सुनवाई चली है। फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा है। ये वीवीपैट पर्चियों के मिलान को लेकर सुनवाई चल रही थी।